Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year Block 1 Unit 2. Cognitive Psychology is the subject. Information Processing in Learning and Memory Unit 2 का नाम है. टॉपिक पहला ही चल रहा है लर्निंग एंड मेमोरी. लास्ट वीडियो में मैंने सेंसरी मेमोरी की पूरा जो भी था उसके बारे में उसकी बात की थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की थी और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी. जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंडिपेंडेंट 7 आइटम्स के फॉर्म में हम कुछ भी लर्न करते हैं. लिमिटेड कैपेसिटी जो होती है वो मिलर ने दिया है 1956 में. उसी के आगे विल कंटिन्यू. ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही चल रहा है ये पार्ट जो है, ठीक है. तो मिलर मैजिक नंबर की बात कर लेते हैं. जॉर्ज मिलर की क्लासिक स्टडी हुई थी, उन्होंने की थी स्टडी 1956 में. उस स्टडी को करके उनका क्या रिज़ल्ट, क्या आउटकम आया था वो हम देखेंगे. स्टडी को करके उन्हें ये पता लगा कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कोई भी इंसान एक बार उस इन्फॉर्मेशन के कांटेक्ट में या एक्सपोजर में आने से लर्न कर लेता है या रिमेंबर कर पाता है, वो सिर्फ 5 से लेकर 9 आइटम्स तक की होती है. वो भी डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी है और किस चीज़ के बारे में है, ठीक है. अगर मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँ रेंज ऑफ +2 एंड -2 तो नंबर 7 जो है उसको मिलर का मैजिक नंबर बोला जाता है. और नंबर ऑफ़ आइटम्स जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड कर पाएंगे या वहाँ पे रिमेंबर रह पाएंगे और रुक पाएंगे किसी भी एट एनी वन टाइम पे, वो 7 ही होंगे, ठीक है. मिलर ने खुद ये बात बोली है कि उसका जो मैजिक नंबर है आइटम्स के लिए, वो उन आइटम्स के लिए जो कि एक एस्पेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है. और जो मिलर का वर्क है वो उन सब्जेक्ट्स पे, अब ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी है, ठीक है. तो उनका जो वर्क है वो उन्हीं सब्जेक्ट पे बेस्ड है जो कि ऑडिटरी टोन्स को सुन रहे हैं और वो टोन्स सिर्फ पिच में वैरी कर रही है, यानी कि कुछ धीरे आवाज़ में बोली जा रही है, कुछ तेज़ आवाज़ में बोली जा रही है, तो बस साउंड चेंज हो रही है वही ऑडिटरी टोन्स, ठीक है. बस उनकी पिच चेंज हो रही है, कुछ थोड़ा तेज़ बोले जा रहे हैं कुछ, और कुछ बहुत धीरे धीरे से बोले जा रहे हैं, ठीक है. उसी में वेरिएशंस है, पिच की वजह से चेंज आ रहा है, बाकी ऑडिटरी टोन्स ही हैं. हर एक टोन को सेपरेटली यानी कि एक एक करके प्रेजेंट किया गया सब्जेक्ट्स के सामने, और सब्जेक्ट्स को बोला गया कि वो हर एक टोन को आइडेंटिफाई करे एज़ कम्पेयर टू द अदर टोन जो उन्होंने पहले सुनी थी या जो वो आगे सुनेंगे. और या फिर हाँ वही विच ही और शी हैड ऑलरेडी हर्ड और लिसन, जो वो पहले टोन सुन चुके हैं उसके कंपैरिजन में अलग बताना है उस टोन को कि वो कैसे अलग है, क्या सीन है, और नंबर असाइन करके डिफरेंस बताना है बिटवीन द टोन्स, ठीक है. सारा मैं भी फिर से समझाऊंगी, एक बार मैं बता रही हूँ चल क्या रहा है वीडियो में. हाँ, तो आगे देख लेते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट उनका ऐसा चल रहा था, ये स्टडी. उसके बाद क्या सीन होता है कि 5 और 6 टोन्स प्रेजेंट करने के बाद सब्जेक्ट्स कंफ्यूज होने लग जाते हैं आवाज़ों के बीच में जो उन्हें सुनाई जा रही है, और जो उनकी कैपेसिटी होती है आगे उन टोन्स के बीच में डिफरेंस करने की या फ़र्क समझ पाने की, वो थोड़ी ख़त्म होने लगती है, ठीक है. 5-6 आइटम्स या 5-6 टोन्स के बाद तो दे आर लाइक फेलिंग टू मेक जजमेंट और दे आर लाइक फेलिंग टू differentiate between the two tones which they have heard earlier or which they are hearing now, ठीक है. तो बेसिकली their capacity for making further tone judgments is breaking down, वो नहीं कर पाते हैं डिफरेंस. एंड उससे मिलर को क्या पता लगता है, ही फाउंड दिस टू बी ट्रू ऑफ नंबर ऑफ अदर टास्क. उसको ऐसा लगता नहीं है, ही बेसिकली फाउंड थ्रू हिज स्टडी कि आगे और कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसे कुछ दिया जाएगा सब्जेक्ट्स को काम, तो वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होगी कि शुरू में तो दे विल डू उसको अच्छे से, लेकिन जब 5-6 टोन्स या 5-6 बार वैसी इन्फॉर्मेशन उनको दिखाई जाएगी या बोला जाएगा कि इसमें तुम्हें अपनी जजमेंट देनी है, डिफरेंस बताना है बिटवीन द अर्लियर यू हैव हर्ड और सीन और बिटवीन व्हाट यू हैव सीन नाउ, मतलब अर्लियर और नाउ के बीच में डिफरेंस बताना है, तो 5-6 आइटम्स के बाद सब्जेक्ट कन्फ्यूज होने लग जाएगा, वो जजमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है. ही फाउंड दिस टू बी ट्रू ऑफ नंबर ऑफ अदर टास्क एज वेल.
सिर्फ ऑडिटरी टोन्स में नहीं, कुछ विजुअली दिखा दिया कोई पिक्चर, उसमें डिफरेंस बताना, जैसे फाइंड द डिफरेंसेस होते हैं पिक्चर में। कोई नंबर अलग तरीके से लिखा है, अल्फ़ाबेट अलग तरीके से लिखा है, मिरर इमेज में ऑपोजिट करके उसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ही फाउंड दिस टू बी ट्रू ऑफ नंबर ऑफ अदर टास्क एज वेल, कि बाकी और कोई टास्क होगा उसमें भी ऐसा ही देखा जाएगा। और मोर और लेस यही चांसेस हैं कि 5-6 आइटम्स के बाद सब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा और डिफरेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा एस्पेक्ट्स को मैं इंक्लूड कर दूँ, यानी कि सिर्फ ऑडिटरी टोन्स नहीं है और भी कई चीज़ें हो रही हैं, ऑडिटरी टोन्स तो चल ही रही हैं, आवाज़ें भी सुनाई जा रही हैं, उसके बाद कुछ विजुअल इमेजेस भी दिखाई जा रही हैं, और उनके बीच में डिफरेंस बताना है। अब सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, ज़्यादा एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो गए हैं। तो यहाँ पे देखा गया है उसमें हम उसमें हम ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे। क्यों? ये हमारी फैमिलैरिटी पर डिपेंड करता है कि हमने वैसी चीज़ पहले कभी सुनी है या देखी है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर पहले वैसा हमने कुछ सुना है, देखा होगा, तो वील बी एबल टू रिलेट टू डैट अर्लियर व्हाट वी हैव सीन, या फिर जो हमारे मेमोरी सिस्टम में सेव्ड हो चुका है हम उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे पिंक कलर है, पहले देखा था और अभी भी पिंक कलर कहीं दिखेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ, कलर की कैटेगरी है, काफ़ी सारे कलर होते हैं और ये पिंक कलर है, एंड दिस आई हैव सीन अर्लियर एज वेल, ठीक है। तो ये हमारी फैमिलैरिटी पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये सब्जेक्ट की, जो इंसान उस स्टडी में सब्जेक्ट बन के ये टास्क कर रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कैसे, पुरानी चीज़ों को अगर वो वैसा ही कुछ देख रहा है अपने पास से रिलेटेड, तो कैसे रिलेट कर पा रहा है, या उसने जो भी लर्निंग की है उससे कैसे वो रिलेट कर पा रहा है, या जो लर्निंग हुई है उसकी मेमोरी कितनी अच्छे से सेव हो पाई है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, कि वो उसको रिलेट कर पा रहा है। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई कोई लोग काफ़ी जल्दी से रिलेट कर पाते हैं जो उन्होंने पहले देखा होता है उस चीज़ से, और काफ़ी जल्दी से चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, बेसिकली नॉलेज को ग्रैब कर लेते हैं एंड याद कर लेते हैं। तो उनको आसानी होती है अगर ऐसे ज़्यादा एस्पेक्ट्स में चीज़ें दिखाई जा रही हों कि हाँ, ये ऑडिटरी टोन थी और इसमें ये डिफरेंस था, और ये इमेज थी और इमेज में ये डिफरेंस है, कि उस इमेज में ये चीज़ थी, इस इमेज में ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। मिलर के रिसर्च में सिर्फ एक एस्पेक्ट था जो कि ऑडिटरी टोन है सिर्फ, जिसकी मैंने अभी बात करी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा ऐसा हुआ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ज़्यादा अच्छे से क्या रिमेंबर कर पाते हैं, हम इंसानों के चेहरे रिमेंबर कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ वो फेस नहीं है, फेस कट है, फेस की शेप है, हेयर कलर है, हेयर स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है, काफ़ी कुछ होता है, फेशियल हेयर है या नहीं वो चीज़ है। अब ईयर्स में ईयरिंग है या नहीं, नोज़ में नोज पिन है या नहीं, वो सब भी होता है ना। और फेस पे मेकअप है या नहीं, बिंदी है या नहीं। तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ, बटेवर मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ सिर्फ कि नंबर ऑफ़ एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसलिए हम ह्यूमन फेसेस को ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर पाते हैं। तभी हम बोलते हैं और आपस में बात भी करते हैं कि दिस पर्सन इज़ लाइक लुकिंग अट्रैक्टिव और गेनिंग आवर अटेंशन, ठीक है, या कुछ अलग लग रहा है ये इंसान। और हम फ़ोन नंबर को भी उनके 2 से ज़्यादा ग्रुपिंग करके ही रिमेंबर कर पाते हैं। वी रिमेंबर फ़ोन नंबर बाय द रिस्पेक्ट्स ऑफ 2 और मोर ग्रुपिंग, चंकिंग करके। अब चंकिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ याद करने का तरीका, चंकिंग एक तरीका होता है कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का, बेसिकली शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाने का, और कोई भी चीज़ याद करने का तरीका। इसके बारे में हमने मेमोरी चैप्टर में पढ़ा है 11th या 12th में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं चंकिंग बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कुछ नंबर्स हैं 1946, 1947, 1856, ऐसे करके नंबर्स हैं और वो एक साथ लिखे हुए हैं, और ये पूरा बड़ा नंबर मुझे याद करना है, तो मैं उसको बिट्स और पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ के आई विल रिमेंबर इट मच मोर ईजिली देन मैं उसको पूरा एक साथ बैठ के याद करूँ और रट्टा मारूँ, राइट। तो आई डू वॉट कि हाँ 1945, अच्छा इंडिया का इंडिपेंडेंस है ये। तो 1856 इस पर्सन का बर्थ ईयर है, इस फेमस पर्सनालिटी का या फ्रीडम फाइटर का। आगे नंबर क्या है 1958, ये जो भी मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, ऐसे करके इस दिन को ये चीज़ हुई थी या ऐसा कुछ लॉ आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे करके मैं रिमेंबर कर पाऊँगी। ये चंकिंग है बेसिकली, कि मैं उसको टुकड़ों में तोड़ के एक बड़े से नंबर को याद कर रही हूँ। तो वी रिमेंबर फ़ोन नंबर बाय द रिस्पेक्ट्स ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुपिंग करके, चंकिंग करके। क्योंकि हम वी डोंट रियली रिमेंबर 7 नंबर, जैसे 7 नंबर्स हैं मुझे याद करने हैं वो, तो मैं
उसको ऐसे एज इट इज़ 7 नंबर उठा के याद नहीं करूँगी, उसको टुकड़ों में तोड़ के अपने आप से और जो मेरे आसपास एनवायरनमेंट, सराउंडिंग और लोग हैं उनसे रिलेट करके ही याद करूँगी। जैसे हम नीचे बताया हुआ है, हम जैसे रिमेंबर करते हैं एक बड़ा सा नंबर है, उसमें फर्स्ट ग्रुप में हम सिर्फ 3 नंबर रिमेंबर करते हैं, दूसरे ग्रुप में हम बचे हुए 4 नंबर रिमेंबर करते हैं, ऐसे करके हम 7 नंबर रिमेंबर कर लेते हैं। लेकिन अगर अब आगे उसमें बताया हुआ है अगले एग्जाम्पल के थ्रू, इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, अभी लॉन्ग डिस्टेंस वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, रास्ते की बात हो रही है, तो फिर हम एरिया का पिन कोड ऐड कर देते हैं, जैसे 110050 110051, जिससे हमें वो रास्ता याद करने में और समझने में और वहाँ तक डेस्टिनेशन तक रीच करने में, पहुँचने में क्या हो, आसानी, और हमें अगली बार भी वहाँ कहीं जाना हो तो याद हो जाए कि हाँ इस एरिया का पिन कोड ये है एंड आई हैव टू रीच और गो देयर। ठीक है, सो वी एक्चुअली रिमेंबर 10 नंबर्स बाय ब्रेकिंग इट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, इट डिपेंड्स हम उसको कितने टुकड़ों में तोड़ के याद करेंगे, बट याद करने का सही तरीका यही है, यही चंकिंग है, और ऐसे ही इंसान याद करता है एक बड़े से नंबर को। ठीक है, अब जितना पढ़ाया है आई रिवाइज दैट शॉर्ट में, आसानी से समझ आ जाए, जिससे कि तो मिलर के मैजिक नंबर की बात हो रही है। इन्होंने क्लासिक स्टडी की थी 1956 में, वहाँ पे ये पाया गया था, इनकी स्टडी के द्वारा इन्होंने ये देखा था कि जितना भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसको मैं एक एक्सपोजर में याद कर पाऊँगी, यानी कि मैं उस इंफॉर्मेशन के या उस स्टिमुलस के सिर्फ एक सिंगल बारी कांटेक्ट में आई हूँ और उसके बाद मैं जितना भी उसको याद कर पाई हूँ वो हद से हद 5 से 9 आइटम तक ही होगा। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे इंटरेस्ट की होगी तो ही मैं 5 से 9 आइटम कर पाऊँगी, वरना इससे कम भी तो कर सकती हूँ ना, अगर वो मेरे मतलब की काम की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे +2 -2 की रेंज लगा दूँ तो नंबर 7 को मिलर मैजिक नंबर बोला जाता है। नंबर ऑफ़ आइटम्स जो कि रुक पाएंगे और रह पाएंगे स्टोर शॉर्ट टर्म मेमोरी में एट एनी वन टाइम, वो 7 ही आइटम होंगे। मिलर ने खुद ये बात बोली है कि उसका जो मैजिक नंबर है वो 7 है, और वो उन आइटम्स के लिए ही है जो कि एक एस्पेक्ट से, एक कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी में उन्होंने एक ही एस्पेक्ट लिया है जो कि ऑडिटरी टोन्स था, जो उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को सुनवाई थी और उनके बीच में डिफरेंस बताने को बोला गया था उनके सब्जेक्ट्स को। और डिफरेंस वैसे क्या था, सिर्फ पिच वैरी करवाई थी, कोई ऑडिटरी टोन धीरे है कोई तेज़ है, ऐसे साउंड में वेरिएशंस है वही ऑडिटरी टोन, या अगर चेंज भी हो रही है तो क्या है, ऑडिटरी टोन अलग अलग भी है तो सिर्फ पिच में डिफरेंस है, मेन वेरिएशंस है पिच में। तो उसका वर्क था कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग काफ़ी सारे ऑडिटरी टोन्स को सुन रहे हैं और वो वैरी करती हैं सिर्फ पिच के अंदर। ठीक है, और हर एक टोन को सेपरेटली एक एक करके प्रेजेंट किया गया है कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट ना हो कि हाँ ये पहली टोन, ये दूसरी टोन, ये तीसरी, ऐसे करके कि अब पहली टोन आएगी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। सब्जेक्ट को बोला गया आइडेंटिफाई करो हर एक टोन को उस टोन से जो तुम पहले सुन चुकी हो कि कैसे अलग कैसे डिफरेंस है, उसको नंबर असाइन करके अलग बताओ कि हाँ ये फर्स्ट टोन इसलिए डिफरेंस है, असाइनिंग इट अ नंबर 2, और ऐसे करके। ठीक है, लेकिन 5-6 टोन सुनाने के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है कंफ्यूज, वो डिफरेंस नहीं कर पाता है बिटवीन द टोन ही इज़ लिसनिंग नाउ और विच ही हैज़ लिसनड अर्लियर। तो जजमेंट वहाँ पे टूट जाता है उसका, और उसकी कैपेसिटी जो होती है जजमेंट करने की अमंग द टोन्स वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। इससे पता लगता है नंबर ऑफ़ अदर टास्क होंगे उसके लिए भी ये चीज़ सच्ची होगी कि 5-6 आइटम्स के बाद इंसान उस चीज़ को याद नहीं रख पाएगा, जो चीज़ शुरू में बोली थी कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि रिमेंबर की जा सकती है पहली बार उस इन्फॉर्मेशन के कांटेक्ट में आने से वो सिर्फ 5 या 9 आइटम्स ही होते हैं। अगर मैं ज़्यादा एस्पेक्ट इंक्लूड कर दूँ तो ईजी हो जाएगा इंसान के लिए उसको रिमेंबर करना, क्योंकि वहाँ पे फेमिलैरिटी हो जाएगी, वो रिलेट कर पाएगा जो उसने पहले पढ़ा या सीखा है, लर्निंग हुई है उससे, कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी जाती है सब्जेक्ट की। लेकिन मिलर की रिसर्च में एक ही एस्पेक्ट था जो कि थी ऑडिटरी टोन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ह्यूमन फेसेस को हम अच्छे से रिमेंबर कर पाते हैं क्योंकि उसमें एक एस्पेक्ट नहीं है, काफ़ी कुछ है जो कि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, हेयर स्टाइल, हेयर कलर एंड सो ऑन। और फ़ोन नंबर को रिमेंबर कर पाते हैं क्योंकि उसमें भी हम 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुपिंग करते हैं, इसलिए यानी कि एस्पेक्ट के बेसिस पे।
वी रिमेंबर फ़ोन नंबर बाय द एस्पेक्ट्स ऑफ 2 और मोर ग्रुपिंग, चंकिंग करके हम एज इट इज़ 7 नंबर उठा के याद नहीं कर लेते हैं, हम उसको पहले 3 के हिस्सों में पहले 3 नंबर अलग करेंगे 983, फिर अलग 4 अलग करेंगे 22784, ठीक है। ऐसे करके हम उसको याद करेंगे, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम वहाँ पे एरिया का पिन कोड ऐड कर देते हैं याद करने के लिए। तो वी एक्चुअली रिमेंबर 10 नंबर बाय ब्रेकिंग इट इनटू, उसको टुकड़ों में तोड़ के 3 या 2 के या जैसे भी कंफर्टेबल, यहाँ पे लिखा है 3 के टुकड़ों में तोड़ के हम उसे याद करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जितने अच्छे से मैं समझा सकती थी मैंने समझाया है। कुछ भी समझ में नहीं है तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जा सकता है। मोस्ट वेलकम। पहले भी जो पढ़ाया है वो भी समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, जिसमें वर्किंग मेमोरी भी एक चीज़ होती है। इस स्टडी के बाद जो बेसिकली कंक्लूजन निकला है हम उसी की ही बात करेंगे। यहाँ पे ये ख़त्म होता है, थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछने का कष्ट उठाएं, बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।